जेंटलमैन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर वीकली सेशन व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ वेल नोन बाय यू ऑल। आप लोग उनकी बातें काफ़ी पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, ही इज़ आज जो मौजूद है हमारे साथ, ही इज़ फैसल शजी और ही इज़ कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। तो आइए हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम। आई एम हैप्पी एंड गुड। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड टू। सर, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करते हैं। आज जैसे कि हमने देखा मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है वो बिल्कुल भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था मार्केट में इन्वेस्टर्स का। हमने मार्केट में जैसे कि आज प्लस भी देखी, हमने मार्केट नेगेटिव भी देखी और कुछ स्टॉक्स में सेलिंग थी, कुछ में बाइंग थी। तो आपका क्या व्यू है इस हवाले से? आज मार्केट की आपने कैसे ट्रेडिंग की आज? प्रेडिक्ट तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें। ये है कि जो भी सूरत हाल इस वक्त पॉलिटिकल और माशी बन रही है, उस हिसाब से मेरा ये ख्याल है कि आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ मौके आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, और जो कमज़ोर सूरत हाल होती है उसी को देख के मौके बनाए जाते हैं। जो इस इलेक्शन से पहले की सूरत हाल थी, जो मुझे याद है कि जो मेरी आपसे आपके प्लेटफॉर्म पर बात हुई थी, तो उस वक्त भी तकरीबन हूबहू यही सूरत हाल थी, और आज भी तकरीबन वही सूरत हाल है। बस ये है कि थोड़ा साजगार इंजीनियरिंग जो है वो 100 सवा 100 रुपये बढ़ गया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का स्टॉक था, लेकिन वो काफ़ी जल्दी बढ़ गया। बकिया ये कि हम इस तरह की और भी मौके देखते हैं। कुछ ये है कि सरमाकारों का एक एतमाद इस तरह मौजूद हुआ कि जो सबसे टॉप स्टॉक है एग्रो फर्टिलाइजर, उसके हवाले से ज़रा गैस प्राइस डिस्पैरिटी का सिलसिला आ रहा है। तो वो एक परेशान कुन चीज़ थी। उम्मीद है कि वो चीज़ सही हो जाएगी। उसके अलावा एंगर कॉरपोरेशन में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो अभी इंतज़ार हो रहा है कि अगर ये कौमी असम्बली का इजलास आ जाता है तो उसके बाद जो हमारी मार्केट है, बाज़ार है, उसमें चीज़ सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो अभी गैर सूरत हाल यकीनी का शिकार हैं। लेकिन ये कि बहरहाल वॉल्यूम आ रहा है। आप देख सकती हैं कि नताइज भी आ रहे हैं और डिविडेंड्स भी आ रहे हैं। तो यूँ मेरे हिसाब से 2024 का सिलसिला आगे बढ़ेगा। ओके सर, हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो देखा है कि इनके रिजल्ट्स जो है वो काफी बेहतर आए हैं। हिस्टोरिकली अर्निंग्स आई हैं। डिविडेंड की बात की जाए तो पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर डिविडेंड यील्ड आई हैं। तो ओजीसी और पीपीएल को हमने करेक्शन करते हुए भी देखा रिजल्ट आने के बाद। तो इसकी क्या वजह है और आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से क्या व्यू देंगे? देखिए, जब ये 60-70 रुपए के थे तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि कोई प्लग इन डिविडेंड होगा, या वो जो सर्कुलर डेट का जो मामला है वो हल हो जाएगा। तो अभी भी मेरे ख्याल में अब शायद मुंतखब हुकूमत का जो है वो कोई इंतज़ार होगा, और IMF से इजाज़त तलब की जाएगी। तो एक जो बड़े डिविडेंड के जो पैसे थे वो अच्छे खासे स्टॉक प्राइसेस में आ चुके हैं, दोनों मस्तूरा जो EMP जिनका आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल जो डिविडेंड्स सरमायाकार तवक्को करते हैं वो डिविडेंड्स उस तरह के नहीं थे। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि PPL में इंटरिम डिविडेंड आना एक खुशाइन चीज़ है, और PPL का डिविडेंड भी थोड़ा सा, जो इंटरिम डिविडेंड उनका कम आता है उससे थोड़ा सा वो ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि आगे अगर कोई बड़ा डिविडेंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ जाएगा। सर, फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से अपना पहले हमने ये देखा कि गैस प्राइसेस हाई होने हुई हैं, लेकिन हमारी बेस प्लांट के लिए गैस प्राइसेस नहीं बढ़ी। तो इस सूरत में आप क्या देखते हैं? फर्टिलाइजर सेक्टर को क्या बेनिफिशियल देखते हैं? और आगे आगे जाके जो है वो हमारी बेस प्लांट के लिए क्या गैस प्राइसेस जो है वो गैस के रेट जो है वो बढ़ सकते हैं? और ओवरऑल आप इस सेक्टर में आपकी क्या टॉपिक्स हैं? बिल्कुल, ये गैस प्राइस डिस्पैरिटी है जो इस वक्त
एग्रो फर्टिलाइजर है उसको 1577 रुपये पर MMBTU गैस मिले और फौजी फर्टिलाइजर को खाली 580। तो ये थोड़ा सा डिस्पैरिटी है। तो इसमें हम लोगों का आउटलुक ये है कि बहुत जल्द हो सकता है कि मारी की जो प्राइसेस हैं वो कोई उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उसमें तजियाकारों का जो कंसेंसस है वो यही है कि इसमें उल्टा एग्रो फर्टिलाइजर को मजीद फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर फर्ज करें कि मारी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं फौजी फर्टिलाइजर के लिए भी, तो इसका जो फायदा है एक तरह से वो एग्रो फर्टिलाइजर हो जाएगा। लेकिन ऑन पेपर इस वक्त चूंकि अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है, हो सकता है आ जाए, तो चूंकि अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो इस वक्त वक्ती तौर पे थोड़ा सा एक एग्रो फर्टिलाइजर पे रुझान जो है वो न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन आगे चल के चूंकि मुल्क में यूरिया की एक ज़रूरत रहती है, डिमांड रहती है, तो लगता यही है कि ये नोटिफिकेशन करना ही पड़ेगा, और जो एक डिस्पैरिटी है उसको खत्म करना ही पड़ेगा। बस इसमें जो आखिरी बात ये करूँगा कि जो एंड यूजर है यानी फार्मर किसान, उसको अगर फर्ज करें कि वही 4,900 की या 5,000 की फॉर एग्जाम्पल पड़ती है, तो वो काफ़ी महंगा एक पौधा है, तो उसमें जो हार होगी वो किसानों को होगी। लेकिन चूंकि आप जानती हैं कि मुल्क में डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो इस डिमांड और सप्लाई के खेल में ये प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और कंपनीज कभी भी उस तरह नुकसान में नहीं रहती है। ओके सर, हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर बात करें तो हमने पिछले कुछ सेशन से टेक्नोलॉजी सेक्टर को बहुत जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हुए देखा। तो इसकी क्या वजह रही, एक ये बात बताएं। और टीआरजी, एवीएन और नेटसोल को फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा जो टीआरजी का जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो इससे टीआरजी, एवीएन और नेटसोल या सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पियाजी पे जो नफा है वो ड्यू है, और यह है कि काफ़ी तक जो सरमायाकार हैं वो सोचते हैं कि आईबैक्स की जो परफॉर्मेंस है वो आना चाहिए, दिखना चाहिए। वैसे ये है कि हम लोग भी देखते हैं कि काफ़ी एक्टिविटी टीआरजी या आईबैक्स के अंदर मौजूद है, काफ़ी काम होता है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, लोग बहुत ज़्यादा गहने गहनी है, अगर आप कभी वहाँ जाएं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे काम काफ़ी हो रहा है। तो ये चीज़ अगर नताइज में भी आए तो सोने पे सुहागा है। एवियन के अंदर भी यूँ तो एवियन एंटरप्राइज जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से सही है। अब उसके अंदर जो सब्सिडरी है ऑक्टोपस, उसके अंदर डेवलपमेंट्स जो हैं वो मुतवक्के हैं। अगर फर्ज करें कि एम्पैरेटिव कंपनी ऑक्टोपस में आ चुकी है और वो एआई की कंपनी है, तो उसमें सरमायाकार ज़रूर तवक्को करेंगे कि जो वादे एनालिस्ट ब्रीफिंग्स में एवीएन की मैनेजमेंट ने किए थे वो ज़रूर यानी आएगी ऑक्टोपस के अंदर। जाहिर बात है इसका फायदा एवीएन को होगा, वो होल्डिंग कंपनी है एक तरह से। आपने नेटसोल का पूछा, तो नेटसोल के का भी ये है कि सेल में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, क्योंकि नेटसोल अभी भी वही यानी हाफ ईयर में 3-4 बिलियन सेल करने वाली कंपनी है। ये सेल बढ़नी चाहिए, काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं नेटसोल कंपनी मौजूद है, उनको अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि वो करेंगे, और मिडल ईस्ट के अंदर जा रहे हैं क्योंकि हब बन रहा है इस वक्त अजमान और दुबई क्लाउड कंप्यूटिंग का। इस हिसाब से डेवलपमेंट्स होनी चाहिए नेटसोल के अंदर। इसके अलावा सिस्टम लिमिटेड भी डिजिटल, इसके अंदर इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो सेल है वो 9 महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त थी, 23-24 बिलियन का रेवेन्यू था। तो ये ज़्यादा होना चाहिए, डॉलर टर्म में ये बहुत कम है। पाकिस्तान में आप जानती हैं कि जो टेक्सटाइल कंपनी का, जो किसी भी कंपनी के एक्सपोर्ट 300-400 मिलियन डॉलर एक कंपनी की होती है, कम से कम सिस्टम लिमिटेड की सेल जो है वो 300-400 मिलियन डॉलर होनी चाहिए। ये है कि बहरहाल जो उनकी रिकरिंग अर्निंग्स हैं हर क्वार्टर की, वो 3-4 रुपये ही सिस्टम की रहेंगी। थोड़ा बहुत एक्सचेंज गेन से जो अर्निंग बनती है, तो बकिया बोनस की जगह है 10-11% बोनस भी एक आ सकता है सिस्टम में। तब ये मेरा ख्याल है आ सकता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बकिया है कि डिविडेंड आप जानती हैं कि आईटी कंपनीज इस तरह डिविडेंड्स नहीं देती।
तो ओवरऑल यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आईटी कंपनीज लिस्टेड नहीं है, लेकिन बहरहाल उम्मीद की जाती है कि ऑक्टोपस आगे चल के कोई बड़ी कंपनी बन सकती है। इसके अलावा एक डेवलपमेंट आपने जिक्र नहीं किया कंपनी का, लेकिन ये है कि वो टेलीकार्ट के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी जो कंपनी है, जो कि अलग लिस्ट भी हो गई जैम बोर्ड के अंदर, अगर वो फर्ज करें कि सामने आती है वो जो इंश्योरेंस कंपनी हॉलमार्क के नाम से जो स्वैप रेशो होगा, वो कंपनी मेरे ख्याल में मरकज़ निगाह बन सकती है। साइबर सिक्योरिटी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी के शेयर्स काफ़ी अच्छे बड़ी प्राइसेस पर ट्रेड होते हैं, तो वो एक अच्छा आईटी के अंदर एक अच्छा सिलसिला हो सकता है। ओके सर, सीमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए तो हमने सुना है सीमेंट सेक्टर जो है वो आपका काफी फेवरेट स्टॉक। ऑल्दो मार्केट जो है वो जब भी नेगेटिव रहती है तो सीमेंट सेक्टर फिर भी जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है और इसका क्या स्कोप है आगे? अगर मार्केट जो है वो अच्छी करेक्शन लेती है तो सीमेंट सेक्टर के इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है आगे? देखिए, ये जो अभी सियासी हुकूमत अगर आती है, वो के सब लोग यही कह रहे हैं कि जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर की जो तकरीर थी, उसमें काफ़ी जिक्र था कि सॉरी, मैं डेवलप। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, असल में आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ प्लीज कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर की जो इस वक्त जो तकरीर थी, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट का जिक्र था। तो अगर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इस वक्त पैसे नहीं हैं, और ये जो सर्कुलर डेट और ये सब चीज़ें जो हैं वो पीएसडीपी कैसे होगा, लेकिन बहरहाल ये कि आपने अभी ये नतीजा देखा फौजी सीमेंट का भी और डीजी खान सीमेंट का भी, तो यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी कम है। 30-40% अगर डिस्पैचेस की यूटिलाइजेशन है या प्लांट यूटिलाइजेशन है, तो थोड़ा सा जो नतीजा था वो इतना ज़बरदस्त नहीं था। लेकिन बाज़ कंपनियों के नतायज फिर भी है, जैसे चिराट सीमेंट है या बेस्वे सीमेंट है, जो बड़ी कंपनियां हैं। तो बहरहाल ये कि मैं समझता हूँ कि सीमेंट सेक्टर का स्कोप पाकिस्तान में रहेगा, और ये देखते हैं कि बजट से पहले और बजट के बाद अगर जो जारी मंसूबे हैं वो अगर उस पर तो खपत ज़रूर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी जारी मंसूबे हैं उस पर खपत ज़रूर होगी, तो सीमेंट सेक्टर का जो मामला है वो चलता रहेगा। तो इसमें यह है कि कोई परेशानी की बात नहीं सरमाकारों को, अगर वो उनके पास शेयर्स होल्डिंग है। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा एक एडिशन ये था कि अगर मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव करेक्शन आती है तो उस वक्त सीमेंट सेक्टर इस वक्त जहां अपने हाई के करीब जैसे ट्रेड कर रहा है, इस वक्त जैसे डीजी खान सीमेंट 40 रुपए से 80 रुपए हो गया आया, और जैसे हमने पाइनियर को भी देख रहे हैं कि अभी मतलब काफी नीचे था 40 रुपए से, फिर से अभी ट्रेड हो रहा है 117 कह रहा हूँ। तो अगर यहाँ कोई बाइंग करके अगर फंस जाता है तो अक्सर लोगों की आदत होती है कि जब तक प्रॉफिट ना हो सेल नहीं करते। तो करेक्शन के उसमें ये सीमेंट सेक्टर के इन्वेस्टर कहाँ खड़े होंगे फिर? तो आपका उनके लिए रिस्की है, अवॉइड करना चाहिए अभी। असल में ये आपकी बात ठीक है, लेकिन असल में आप ये देखें कि अगर आप इस मौजूदा रैली के बजाय अगर आप ये देखें कि पिछले सालों से जो ईपीएसएस आती हैं वो अगर बरकरार रहती हैं कंपनीज की, तो वो जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो अपनी जगह हनूज मौजूद है और प्राइस टू सेल मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि सीमेंट सेक्टर के रेट्स वापस आ सकें। हाँ, अगर ये है कि जाहिर बात है, हमेशा ये कहा जाता है कि नफ़ा चोर है और नफ़ा बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले ही काफ़ी करेक्शन जो है वो डीजी खान सीमेंट वगैरह में तो हो गई है और फौजी सीमेंट में भी हो गई है, अगर आप देखें प्राइस वाइज। तो मेरा ख्याल है कि मौके बनाएंगे, जो अच्छे सरमायाकार होंगे वो डिप पे मौके बनाएंगे, तो ज़्यादा परेशानी की बात मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, अगर रिफाइनरीज के हवाले से बात की जाए तो हमने काफी पॉजिटिव न्यूज आई है, तो वो क्या क्या न्यूज है वो ब्रीफ कर दें, और कौन सी रिफाइनरीज में आपको लगता है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकती है फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? हाँ, इसमें अच्छी खबर यही है कि कंपनीज जो हैं वो अभी ये तवक्को करती हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि तकरीबन $6 बिलियन के आसपास कुछ सरमाएकारी लेकर आएंगे और इसमें डीजल और पेट्रोल की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे।
ऐसे वादे पहले भी किए गए हैं, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा ओवरसाइट ज़्यादा है। ये जो हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त SIFC है, तो ये लोग भी देख रहे हैं मामलात को। तो ओवरसाइट अब ज़्यादा है, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अब अगर फर्ज करें कि टैक्स के महासिल को बढ़ाने के लिए वापस एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ती है, तो उसका फायदा जो है वो रिफाइनिंग सेक्टर को होगा। ये असल जो चीज़ है, जाहिर बात है किताबों में ये चीज़ आएगी। अगर हम कहीं भी क्वार्टर्स में या सेमाइयों में देखें तो नफ़ा या नुकसान यहाँ से पता चलेगा। तो हमने देखा कि NRL ने अभी काफ़ी एक लॉस बुक किया, लेकिन अटक रिफाइनरी हो या पाकिस्तान रिफाइनरी हो, ये कंपनियां जो हैं वो अगर नफ़े में हैं या इनके मामला अच्छे हैं, तो ये इनको ज़्यादा फायदा हो सकता है एक्स रिफाइनरी प्राइस के बढ़ने से। तो अगर शॉर्ट टर्म सूरत हाल देखें तो ये इस वक्त ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। हम PRL के बारे में हमेशा यही बताते हैं कि इस वक्त काफी अच्छी मैनेजमेंट है इस कोस्टल रिफाइनरी की, और इन्होंने अपने जो चीजें हैं वो डिलीवर किया है, और गोइंग कंसर्न से अभी कंपनी को बहुत अच्छे नफे पे ले आए हैं। ये अच्छी चीज। सर टेलीकार्ड में जैसे हमने देखा है काफी जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो डू यू थिंक इट इज वर्थ? आपकी कोई स्टडी है इस बारे में? और ये भी बताइएगा जैसे कि हमने देखा है टेलीकार्ड जब लोअर रेट पर ट्रेड हो रहा होता है तो अक्सर जब मार्केट में मोमेंटम आता है तो ट्रेड जो है उसका हाई हो जाता है और ग्रोइंग कंपनी जो है वो बन जाती है। तो आपका क्या व्यू है, क्या फैक्ट एंड फिगर है एक्चुअली इसमें? देखिए, ये अभी तो ये जो कैश कंसिडरेशन है, अगर फर्ज करें कि ये साइबर सिक्योरिटी का जो ये जो सुपर सिक्योर था, अगर ये दूसरी कंपनी में जाता है तो कैश कंसिडरेशन आ जाएगी। और अब ये हुनूज एक होल्डिंग कंपनी जो है वो बन गई है। तो इसमें यह है कि पहले टेलीकार्ड के अंदर थोड़ा सा एक वैल्यू थी, लेकिन अगर ये चीज़ कैश कंसिडरेशन में दूसरी कंपनी में जाती है तो थोड़ा सा ये है कि अब ये देखना पड़ेगा कि आगे चल के ये कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं या अपनी क्या डी करते हैं, जो अभी इन्होंने पिछले सालों में जैसे साइबर सिक्योर या इस तरह की। ये है कि ये टोटल है तो फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग पूरी, लेकिन ये है कि अब इनके पास कैश कंसिडरेशन हो गई, ये इनके पास एक बड़ी अचीवमेंट है। तो ये है कि कैश रिच कंपनी अगर ये है तो ये अच्छी चीज है। तो सर जैसे कि आपने साजगार में शुरू में बताया जैसे कि साजगार की काफी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही, तो सर जो इन्वेस्टर्स जो थे वो ज्यादातर जो है वो बिलो 200 200 300 में जो है वो एग्जिट हो गए थे। तो आप कहाँ देखते हैं साजगार को कि इसमें कितना पोटेंशियल है? नहीं, और हमने एक रिपोर्ट का इजरा किया था साजगार पे, और उसमें हमने कंजर्वेटिव जो अर्निंग पर शेयर था साल का इन जून के बाद, वो हमने तकरीबन 63-64 रुपए का किया था। वो इस उसमें किया था कि जैसे जनवरी में 967 तकरीबन जो गाड़ियां हैं SUVs वो अगर बिकी हो, और ये नंबर अगर फर्ज करें कि हर महीने 150 भी हो, तो बहुत कंजर्वेटिव भी, बहुत कदामत पसंदी से भी देखें तो 64 रुपए की EPS, जो कि मैं समझता हूँ कि कम है और ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये है कि अगर फर्ज करें कि कोई डिप पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि अगर फर्ज करें मार्केट पे कोई अगर करेक्शन आती है, तो वहाँ पे बिल्कुल ज़रूर मौका हासिल करना चाहिए। और ये एक मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मिलेट ट्रैक्टर के जैसे जैसे कि अनाउंसमेंट हुई है 25 रुपीज जो है वो डिविडेंड दिया है, तो इस बारे में आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल, काफ़ी खुशाइंद है। थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। हम लोग थोड़ा सा ये देख रहे थे कि मजीद प्रेशर में रहेंगे। ये है कि डिविडेंड देना एक अच्छी खुशाइन चीज़ है, इंटरिम डिविडेंड। ऐसा लगता है कि ये वापस इसके जो बड़े बड़े डिविडेंड्स होते थे वो बहाल हो सकते हैं। तो ये जो है वो अच्छी, मैं समझता हूँ कि खुशाइन इसमें मामला है, और यहाँ से सरमाकारों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गो के ट्रैक्टर के रेट्स भी हाई हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि चूंकि डिमांड बढ़ेगी
ट्रैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा बिकेंगे, तो मज़ीद अभी एक अच्छा जो सेमाई है वो हो सकती है। सेशन रैप अप करने से पहले मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि जो नेक्स्ट कल आप मार्केट को किस तरह देखते हैं, ओवरऑल मार्केट की क्या जो है वो स्ट्रेटजी रहेगी, और जो ये न्यू गवर्नमेंट आई है फाइनली 3 वीक्स बाद, शहबाज शरीफ की ओट टेकिंग सेरेमनी भी है, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी इस न्यू गवर्नमेंट आने के बाद? मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो इबहाम थे, जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, वो थोड़ा सा मार्केट ने उसको अब ले लिया है। मगर ये कि इसमें ये सूरत हाल है कि आगे IMF के साथ जैसे भी मामला चलेंगे, वो ही चीज़ थोड़ा सा हमारी स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा चलाएगी। अगर फर्ज करें कि इनको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे गैस प्राइसेस का है या और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का पहले ही थोड़ा सा आया है, तो इस तरह के और भी अगर सख्त फैसले लेने पड़े, तो जो कि सियासी तौर पे इनके लिए काफ़ी सख्त फैसले होंगे, तो अगर उस वहाँ पे अगर कोई कमी पेशी होगी तो मार्केट इसको देखेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उमूमी तौर पे काफ़ी चीज़ें अब सामने नजर आ, और हमारी मार्केट में अभी तक मैं समझता हूँ कि उसको उस तरीके से उसका असर अभी नहीं आया है। एक और चीज़ जो सब लोग बड़ी अहमियत से देख रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, तो उसकी जो शख्सियत होगी वो भी बहुत अहम किरदार अदा करेगी इस हमारी मार्केट के एक माहौल को देखते हुए। थैंक यू सो मच सर, हम इस सेशन को रैप अप करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ। होप सो आगे आने वाले सेशंस में आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।